तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में लगभग सारा एसएचएम कर ही लिया था, ज़्यादा कुछ एसएचएम अब बचता नहीं है, तो इसीलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं ऐसे जो पीवाईक्यूज में आए हैं, जिससे कि आपको आइडिया मिलेगा। देखो हमने जो पढ़ा है उससे हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। एग्जैक्टली हम कोशिश करेंगे जल्दी वाले मिल जाए, मतलब अभी 2021, 20, 19 ऐसे वाले क्वेश्चन हमें मिल जाए, तो इसलिए हम पीवाईक्यू करते हैं जिससे कि हमें आइडिया लगे। और पीवाईक्यूज करने से फ़ायदा होता भी है, बस ये है कि आप थोड़ा तरीके से पीवाईक्यू करो। देखो हम कैसे करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग एसएचएम पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू इट्स काइनेटिक एनर्जी। ऐसा होता है क्या? ये तो गलत बात हो गई ना। पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू इट्स काइनेटिक एनर्जी, ऐसा नहीं होता ना। यहां पर एनर्जी की बात है, चारों ऑप्शन हमें एनर्जी वाले हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन होता है? क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट। जीरो कैसे होता है? कौन कह रहा है जीरो? कांस्टेंट। तो यहां पर पहला वाला तो गलत हो गया। पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल बढ़ता है काइनेटिक घटता है। एवरेज पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ओवर एनी गिवन टाइम इंटरवल आर ऑलवेज इक्वल। अब देखो ग्राफ याद है आपको? तो ग्राफ जो हमारे बनते हैं वो ऐसा और ऐसा बनता है। अब वो कह रहा है एवरेज फॉर अ गिवन टाइम इंटरवल, लेट्स से वो इधर से इधर आ रहा है। तो अब जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है वो इतने चेंज हुआ, तो एवरेज कहीं यहां पर आएगा, और काइनेटिक में इतना चेंज हुआ तो एवरेज कहीं यहां आएगा इसी ड्यूरेशन का। नहीं समझ में आ रहा? एवरेज तो कहीं जहां वैल्यूज हैं उन्हीं के बीच में कहीं पर आएगा ना, तो ये दोनों एवरेज तो अलग अलग हो गए। देखो हो सकता है बराबर, लेकिन होगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है। नहीं समझ में आई मेरी बात? क्लियर है ना? समझ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? एवरेज फॉर अ गिवन टाइम इंटरवल, एवरेज अलग अलग आ सकते हैं, सेम भी आ सकते हैं। सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इज कांस्टेंट। तो ये तो हमने शुरू में ही लिख लिया था, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी तो सही है ही। एवरेज काइनेटिक एनर्जी इन वन टाइम पीरियड इज इक्वल, वन टाइम पीरियड में तो देखो सेम है, फिर पूरे एक टाइम पीरियड की बात करें तो जो एवरेज इसका निकले, देखो जो वैल्यूज कभी काइनेटिक के पास हैं कभी पोटेंशियल के पास होंगी। समझे कि नहीं समझे? यहां पर ऐसे चल रहा है ना, काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट हो रही है, पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट हो रही है, पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हो रही है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, तो वो आपस में कन्वर्ट हो रहे हैं एक दूसरे में। फिर सास बहू बन गई, फिर नई बहू आ गई, फिर वो सास बन गई, फिर नई बहू आ गई, ऐसे चलते रहते, दुनिया चल रही है ऐसी। तो काइनेटिक और पोटेंशियल हमारा पूरे एक में सेम रहेंगे, नहीं रहेंगे? सेम, बस ऊपर नीचे का अंतर है, एवरेज निकालोगे तो सेम ही आएगा ना, बस इतना अंतर है। ओवरऑल टोटल एक चक्कर के लिए एवरेज सेम आएगा, तो ये वाला सही है। तो ऑप्शन नंबर सी और डी सही दिख रहा है अपन को। हो गया ना? बढ़िया था, सिंपल था। अब आप लोगों को मैंने वेव ऑप्टिक्स पढ़ा रखा है ना, जिसको वेव ऑप्टिक्स पढ़ा रखा है उसके लिए तो इजी है, जिसने चलो पहली बार जो देख रहा होगा उसके लिए हो सकता है मुश्किल लगे, क्योंकि यहां पर ये इक्वेशन जो y2 वाली है आपको वो लगी नहीं रही कि ये एसएचएम की इक्वेशन है। क्वेश्चन है टू, इसमें आधा पार्ट मैंने लिखा नहीं, अभी लिख देता हूं। टू सिंपल हार्मोनिक मोशन आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस y1 इक्वल्स 10 sin 3 पाई t प्लस पाई बाई 3। अच्छा पहली वाली इक्वेशन देखोगे तो ओमेगा कितना दिख रहा है इसमें? वेरी गुड। और ये पाई बाई 3 क्या चीज है? इनिशियल फेज है ना। फाई आई की वैल्यू है पाई बाय 3। पाई बाय 3 का मतलब क्या हुआ? 60 डिग्री का मतलब क्या हुआ? क्या मतलब हुआ इसका? यानी कि जब हमने शुरू किया तब पार्टिकल हमारा मीन पोजीशन पे तो नहीं था, वो 60 पे था, यानी कि 0 से एम्पलीट्यूड ए के बीच में कहीं पर था, कहीं पर था। वो कहीं पर हम चाहे तो अपने दिमाग से सोच के निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। कैसे निकालोगे? t0 रख देंगे, जो वैल्यू आएगी हमारी x की वो वैल्यू हो जाएगी। खैर एक बात हो गई अपनी, ये तो मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूं। तो ये इक्वेशन दी है हमें,
और हमसे इनमें पूछा गया है कि एम्पलीट्यूड का रेशियो क्या होगा, व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड। तो देखिएगा बच्चा लोग, पहली इक्वेशन तो एसएचएम की है, उसमें से तो हम ये सब चीजें निकाल सकते हैं। दूसरी इक्वेशन में ऐसे लग रहा है दो एसएचएम मिलके एक बना रहे हैं, है ना, तो ऐसा भी होता है। तो हम इसको एसएचएम है कि नहीं है प्रूफ करना पड़ेगा। इक्वेशन ऐसी, सॉरी, ऊपर वाले जैसी दिखनी पड़ेगी, तो दिखाओ जबरदस्ती। और जो इक्वेशन दी है ये ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन है, ट्रिगोनोमेट्री से सॉल्व करेंगे हम लोग। देखो कैसे करेंगे। यहां पर ये एक तरीका बता रहा हूं, ये वेव में भी है, ये ऑल्टरनेटिंग करंट में भी है, तरीका बता रहा हूं, उसको सुन लो। जब भी तुम्हें ऐसा सा दिखे, साइन थीटा प्लस, मतलब साइन के मल्टीपल में क्या है 1, उसको हम a लिख सकते हैं ना, और कॉस के मल्टीपल में क्या है √3, इसको b बोल सकते हैं। जब भी तुम्हें दिखे a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, ये भी थीटा ही है ना, 3πt। जब भी तुम्हें दिखे a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, तो चौकन्ने हो जाओ, ये वाला मेथड लगना है। हमें बेसिकली इस वाले जो इक्वेशन है उसको ऐसा सा दिखते हुए बनाना है। तो उसके लिए एक तरीका है, जो a के साथ है उसको मानो राइट एंगल ट्राइंगल का बेस, और जो मतलब जो साइन के साथ है उसको मानो राइट एंगल ट्राइंगल का बेस। मतलब a जो साइन के साथ a है ना, a को मानो बेस और b को मानो परपेंडिकुलर जो कॉस के साथ है, और एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लो। बना सकते हो कि नहीं? बनाया मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें बेस कितना रखूं मैं a यानी कि 1, और परपेंडिकुलर कितना रखूं b यानी कि √3। क्लियर है क्या? अब क्या करोगे, इसका हाइपोटेन्यूज निकल आएगा। कितना आएगा हाइपोटेन्यूज? 2। शाबाश। अब क्या करेंगे हम, साइन थीटा और कॉस थीटा निकाल लें इसी ट्राइंगल का, इसको थीटा मान लो और निकाल लो। तो साइन थीटा कितना आया √3/2, और कॉस थीटा कितना आया 1/2। तो यहां पर √3 है ही, 1 है ही, 2 की कमी है। 2 ऐसे तो ला नहीं सकते, 2 अगर लाना है तो इक्वेशन बैलेंस रहनी चाहिए। तो ऊपर 2 लाना है, नीचे तो ऊपर भी 2 लाएंगे हम, नीचे भी 2 लाएंगे। ठीक है, तो हम 2 का मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे और 2 का मल्टीप्लाई नीचे कर देंगे। 2 कॉमन कैसे आ जाएगा? हाँ ठीक है, मतलब वही है, कोई दिक्कत नहीं। 2 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दिया, 2 का मल्टीप्लाई नीचे कर दिया। तो 2 का मल्टीप्लाई ऊपर किया तो ये वाला 2 1/2 में भी आया और √3/2 में भी आया। तो जो इक्वेशन दिखने लगी वो कुछ ऐसे दिखने लगी, y2 = 5 तो बाहर है, 2 जो ऊपर था उसको मल्टीप्लाई कर दो, अंदर क्या बचा 1/2 साइन 3πt प्लस √3/2 कॉस 3πt। सही है ना? अब 1/2 का मतलब कितना हो गया, साइन थीटा, हाँ कॉस थीटा, और √3/2 का मतलब क्या हो गया, तो 10 हो गया ये साइन। वैसे तो बड़े आसानी से वैल्यू भी दिख रही है यहाँ पर, थीटा कितना हो जाएगा, हाँ थीटा कितना हो जाएगा हमारा π/3 की 30 π/6, अरे ठीक है सॉरी, तो 1/2 हो गया हमारा कॉस, तो वो हो गया π/3। मैं साइन पे लिखा बना रहा था, मुझे साइन बनानी नहीं है, कॉस बनाना है। तो हाँ कितना हो जाएगा अपना कॉस π/3। वैसे वैल्यू नहीं भी मिलती ना तो आप थीटा लिख के कर लेते, हो जाता, इंटू साइन 3πt प्लस √3/2 को लिखेंगे साइन π/3 कॉस 3πt। अब ये क्या दिख रहा है तुम्हें, कौन सा फॉर्मूला, क्या 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 दिख रहा है, क्या होता है ये, साइन a + b। शाबाश। तो अब ये y2 की वैल्यू कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं अपन, 10 साइन a + b, a की जगह रख दो ω t और b की जगह रख दो कितना π/3। कैसी रही, ठीक रही कि नहीं? तो आपको अब क्या दिखाई दे रहा है कि ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 तो एग्जैक्टली सेम है, 2 कॉपी सेम है, नहीं समझे?
मतलब दोनों पार्टिकल का SHM बिल्कुल एक जैसा ही है। तो अब एक जैसा है तो इनका तो सब कुछ एक जैसा है, शुरुआत भी एक जैसी ही है। और हमें क्या निकालना था? केवल एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड इसका भी 10 है, इसका भी 10 है। पता कैसे चला? कंपेयर किया। किससे कंपेयर किया? y बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस 5 से। a आ जाएगा अपना 10 दोनों में ही, तो रेशियो आएगा क्या? 1। अगर आपसे फेज में डिफरेंस पूछेगा तो फेज में डिफरेंस क्या आएगा? क्योंकि दोनों के फेज सेम है, फेज में डिफरेंस आएगा 0। ऐसी चीजें आपसे पूछेगा। समझ में आया? वेव वाले चैप्टर में भी ये सब चीजें पूछता है। क्लियर हुआ कि नहीं? मैंने ये क्वेश्चन लिखा है, इसके साथ में देखो एक और क्वेश्चन लिखा है। क्या दिख रहा है इस क्वेश्चन में तुम्हें? तुम्हें दिख रहा है ना सेम क्वेश्चन है? फिर आया कुछ कुछ? क्लियर हुआ कुछ कुछ? टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस दिस एंड दिस। हमको बताना है एम्पलीट्यूड ऑफ सेकंड मोशन इज दिस टाइम्स द एम्पलीट्यूड इन फर्स्ट। सेम नहीं है? रेशियो ही निकालना है। आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? इंटीजर में आया होगा इसलिए ऐसा पूछा है। क्लियर है कि नहीं है? 2021 26 अगस्त शिफ्ट 2। अच्छा ये इसका मैं लिखना भूल गया, ऐसे ये भी आया था 2021 में। ये वाला करते हैं अपन। पार्टिकल इज मेकिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन अलोंग द एक्स एक्सिस इफ एट ए डिस्टेंस x1 एंड x2 फ्रॉम द मीन पोजिशन द वेलोसिटीज ऑफ पार्टिकल्स आर v1 एंड v2। मतलब x और v, x पर v दिया गया है, देन टाइम पीरियड ऑफ इट्स ऑसिलेशन इज, टाइम पीरियड हमें पता करना है। तो x और v, क्या x और v की कोई रिलेशन है? क्या है? v इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट। क्या आपको a और x दिया है? a और ओमेगा दिया है? नहीं दिया, तो ये दोनों हमारे लिए क्या हो गए? अननोन। आपको x1 पर v1 दिया है, x तो इधर पे आ जाएगा हमारा v1 बराबर ओमेगा, तो बदलेगा नहीं ना, वो एक ही पार्टिकल की बात हो रही, माइनस x1 स्क्वायर, और ये दिया है v2 बराबर ओमेगा अंडर रूट माइनस x2 स्क्वायर। क्या करोगे अभी? हाँ, दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करेंगे। हमें निकालना क्या है? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कैसे निकलेगा? कैसे? डिस्प्लेसमेंट अपॉन किस में रख दोगे? अरे ओमेगा निकाल लो ना यहां से, नहीं आ रही समझ में? देखो टाइम पीरियड के लिए एक की तो कोई जरूरत है नहीं, ओमेगा की जरूरत पड़ेगी। ओमेगा में टाइम पीरियड कहां आता है? 2 पाई अपॉन टी। ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन टी। तो वो रखेंगे, तो उसके लिए पहले ओमेगा निकाल लो। दो इक्वेशन, ओमेगा और ए, दो अननोन। ऑप्शन देख रहे हो ना, x1 v1 x2 v2 में आ रहा है, तो ऑप्शन आ रहा है इसमें, तो यानी कि ये नोन है। हमें यहां पर वैल्यूज भी दी जा सकती थी। आपको मैंने क्लास में एक दो क्वेश्चन कराए हैं v और x वाले इस इक्वेशन के, तो उससे आपको सीख लेनी चाहिए कि देखो ऐसे ऐसे भी पूछ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। वो इतने पर ये क्या होगा, उस पर ये क्या होगा, उस पर ये क्या होगा, ऐसे हमसे पूछ सकते हैं। समझे? प्रॉब्लम कोई? सोच लो। ठीक है। क्या?
स्क्वायर कर लो ना। हाँ हो गया, मैं छोड़ दूं, कर लोगे? टाइम ही लगेगा बस, और कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन हमें दिया है फंक्शन ऑफ टाइम रिप्रेजेंटिंग अ सिंपल हार्मोनिक मोशन विद अ पीरियड ऑफ पाई अपॉन ओमेगा इज। हमें टाइम पीरियड दिया है पाई अपॉन ओमेगा, और हमें निकालना क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का कौन सा फंक्शन है वो जिसमें ऐसा, जिसका टाइम पीरियड है पाई अपॉन ओमेगा। तो टाइम पीरियड से एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल लो, देखो कितनी आ रही है। ये क्वेश्चन बहुत सोचने वाला है, गणित भी इसमें इस्तेमाल होगी अच्छी खासी, मतलब ठीक ठाक। देखो इक्वेशन जो फंक्शन दिखता है आमतौर पर एसएचएम का फंक्शन दिखता है हमारा, वो ऐसा दिखता है y बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अच्छा ओमेगा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2 ओमेगा 3 ओमेगा 4 ओमेगा भी लिखा हो ना तो भी सही है, फिर ओमेगा की वैल्यू 2 ओमेगा हो गई उधर। समझ में आया कि नहीं? तो उसकी चिंता नहीं है कि 2 ओमेगा आएगा, 3 ओमेगा आएगा, 4 ओमेगा आएगा। मैं तो ये कह रहा हूं कि इक्वेशन ऐसी दिखती है, जो एसएचएम का जो फंक्शन है वो ऐसा दिखता है, तो हमें ऐसा सा कुछ फंक्शन देखना पड़ता है। अगर आप गौर से देखोगे यहां पर जो एक तुम्हें क्लियर कट दिखाई दे रहा है वो है ऑप्शन नंबर सी। उस ऑप्शन में तुम्हें क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि ये एसएचएम हो ही नहीं सकता। हो सकता है क्या? अगर तुम जब रखोगे वैल्यूज रखोगे टी की डिफरेंट डिफरेंट, कभी भी तुम्हारा जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी है वो नेगेटिव में नहीं आएगा। एसएचएम के लिए ऑसिलेशन होना जरूरी है। ऑसिलेशन की परिभाषा क्या है? टू एंड फ्रो मोशन। पक्का ना? सोच लो। अच्छा क्या हम साइन स्क्वायर ओमेगा टी को ओमेगा टी में नहीं ला सकते, या 2 ओमेगा टी में? क्या चीज? हाँ डबल एंगल में बनेगा। हाँ कौन सा? हाँ तो फिर वो आ तो गया हमारा एसएचएम में, नहीं आ गया एसएचएम में? नहीं आ जाएगा? हाँ एसएचएम में नहीं आ जाएगा। एसएचएम में जरूर थोड़े जीरो के दोनों तरफ करे, ऑसिलेशन करना जरूरी है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए कहता है साइन ओमेगा टी बराबर कॉस ओमेगा टी, यानी कि टेन ओमेगा टी की वैल्यू हो गई 1। ओमेगा टी तो फिर कांस्टेंट हो गया हमारा। साइन ओमेगा टी अगर कॉस ओमेगा टी है तो फिर हमारा वो तो फिक्स हो गया, टेन ओमेगा टी बराबर। तो ये तो हमारी एसएचएम की इक्वेशन बनी नहीं। फिर आता है कॉस ओमेगा टी प्लस कॉस 2 ओमेगा टी प्लस कॉस 3 ओमेगा टी। ये एसएचएम हो सकता है क्या? जैसे कहीं पर तुम्हें लिखा मिले y इज इक्वल्स टू कॉस ओमेगा टी प्लस कॉस 2 ओमेगा टी प्लस कॉस 3 ओमेगा टी। तो अगर हम कॉस ओमेगा टी का फंक्शन बनाते हैं, ऐसे बनेगा। कॉस 2 ओमेगा टी का फंक्शन बनाओगे यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी जो है उस वाले की फ्रीक्वेंसी से डबल है, तो डबल है तो दूसरे वाले का जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा। नहीं समझे? जब इस वाले का पूरा एक साइकिल कंप्लीट होगा तो इसका आधा साइकिल कंप्लीट होगा केवल, ठीक है। और इसकी ट्रिपल फ्रीक्वेंसी है, यानी कि जब इस वाले का एक कंप्लीट होगा तो नहीं, इस वाले का एक होगा तो इस वाले के 3 हो चुके होंगे, तो इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी हमारी, ग्राफ में बनाएंगे तो ये आएगी कुछ ऐसी, ऐसे। समझ में आ रहा है कुछ कुछ? तो अब इसके बाद जैसे ही हम इन तीनों को कंबाइन करेंगे तो कितने देर बाद, थोड़ी देर बाद जब इसका टाइम पीरियड हो जाएगा ना नीले वाले का, उसके बाद फिर वैसी का वैसी मोशन रिपीट हो जाएगा हमारा। अभी इसको मैं सॉल्व नहीं करवा रहा हूं, लेकिन हम सॉल्व करेंगे तो हम एक सिंगल फंक्शन में ला सकते हैं सिनोसाइडल में। इसको हम सिंगल सिनोसाइडल फंक्शन में ला सकते हैं। कॉस ओमेगा टी प्लस कॉस 2 ओमेगा टी को पहले सम करेंगे, फिर उसके बाद जो आएगा उसका कॉस 3 ओमेगा टी के साथ सम करेंगे, तो एक सिंगल फंक्शन में इक्वेशन आ जाएगी। तो ये हमारा जो है ये भी एसएचएम करेगा, लेकिन इसका रिपीट कब हो रहा है? ये 3 ओमेगा टी के बाद। नहीं हो रहा है?
हो रहा है कि नहीं? तो 3 ओमेगा टी के बाद रिपीट हो रहा है, तो इस मतलब 3 ओमेगा उसकी फ्रीक्वेंसी है। मैंने कुछ उल्टा बना दिया शायद। 3 ओमेगा मतलब जब इसका 3 ओमेगा यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, उल्टा हो गया बस, और कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि हमारी 3 ओमेगा जो है वो उसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी टोटल की। यहाँ पर हमारे पास cos ओमेगा टी, cos 2 ओमेगा टी, cos 3 ओमेगा टी दिया गया है। तो ये किस तरीके से लिखेंगे हम समझ में आएगा। ग्राफ ऐसे बनाएंगे, यहां से लेकर यहां तक रिपीट नहीं हो रहा कुछ भी, फिर रिपीट हो रहा है। ये पूरा जो मोशन है इसको एक मोशन मानेंगे, और फिर यहाँ के बाद वो फिर रिपीट होगा। तो उसका जो टाइम पीरियड हो गया हमारा, वो हमारे इस वाले के टाइम पीरियड के बराबर हो। जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है उसके टाइम पीरियड के बराबर होगा। फ्रीक्वेंसी कम है, टाइम पीरियड ज़्यादा, तो ज़्यादा वाले टाइम पीरियड के बराबर हो गया। उसके बाद ये फिर रिपीट करना शुरू करेगा अपने आप को। तो ये वाला भी हमारा सिनुसाइडल इक्वेशन में ही आता है। तो यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन दिया गया है उसमें बोला है कि पाई बाई ओमेगा उसका टाइम पीरियड होना चाहिए। तो टी बराबर दिया है पाई बाई ओमेगा, ये गिवन है हमें। और टी का हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई ओमेगा, पाई अपॉन ओमेगा। तो पाई से पाई कट गया, ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई? 2 ओमेगा के बराबर। इसका मतलब यह है कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा होनी चाहिए। तो इनमें जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्लियरली 2 ओमेगा दिखाई दे रही है, वो किसकी दिखाई दे रही है? डी वाले की दिखाई दे रही है। इसको थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा। कैसे? माइनस कॉमन लेंगे। कॉस माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा ही होता है। तो जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 3 cos 2 ओमेगा टी माइनस पाई बाय 4, क्योंकि टाइम नेगेटिव में नहीं लिखना अपन को। तो पता चलेगा कि फेज में नेगेटिव में पाई बाय 4 से शुरू हो रहा है, और इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी दी रखी है साफ साफ हमें? 2 ओमेगा। यहाँ पर भी ये एसएचएम करेगा, इस यहाँ पर एसएचएम करेगा, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर ये एसएचएम करेगा ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट। इन दी रिपोर्टेड फिगर, ये वाला डायग्राम है, ये मैंने अभी आपको नहीं पढ़ाया, ये मुझे कल पढ़ाना था, इसलिए मैंने क्वेश्चन ला दिया कि चलो क्वेश्चन के जरिए हम समझ लेंगे। क्या होता है जब भी आपको एक इस तरह की सिचुएशन मिले। सीरीज पैरेलल स्प्रिंग तो कल बताई दी थी, स्प्रिंग अलग चीज है। ये एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है, उससे एक मास M1 और एक मास M2 जुड़ा हुआ है, और आपने दोनों को एक साथ पकड़ के खींचा और फिर छोड़ दिया। फ्रिक्शनलेस सरफेस पर है, तो वो कंप्रेस होंगे, फिर एक्सपेंड होंगे, फिर कंप्रेस होंगे, फिर एक्सपेंड होंगे, फिर, और इस तरीके से वो एसएचएम करते रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में जो t बराबर टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k होता है। अब m ना लिख करके हम म्यू लिखते हैं। म्यू होता है हमारा इफेक्टिव मास। म्यू जो है इफेक्टिव मास कहलाता है। इसको तुम याद कर सकते हो, ये 2-3 जगह और आएगा। इसकी वैल्यू लिख सकते हो तुम m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। मतलब अगर खाली एक स्प्रिंग होती तो हमारा आंसर आता t बराबर 2 पाई अंडर रूट m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू k। क्वेश्चन दिया गया है इन दी रिपोर्टेड फिगर, ये वाला डायग्राम है, एक ऑब्जेक्ट A है, एक ऑब्जेक्ट B है, दो स्प्रिंग्स हैं, एक का स्प्रिंग कांस्टेंट है K, एक का स्प्रिंग कांस्टेंट है 4K, मासेस हैं 200 ग्राम और 800 ग्राम, आर अटैच्ड विद द सिस्टम ऑफ स्प्रिंग्स, जोड़ रखे हमने। Springs are kept in a stretched position with some extension. When the system is released, the horizontal surface is assumed to be frictionless. The angular frequency will be रेडियन पर सेकेंड में when k is equals to 20 न्यूटन पर मीटर है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी वो हमें निकालना है। समझ गए? क्लियर है? किसी प्रकार की कोई समस्या? सोच लो। सोच लिया? पक्की बात? ठीक है ना? ओके फिर तो अब यहां दो स्प्रिंगें कैसी लगी हुई हैं? सीरीज का सॉल्व कैसे करते हैं? यानी कि k बराबर हो जाए k1 k2 अपन k1 प्लस k2। फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे, t बराबर 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k, m की जगह ये वाला और k की जगह k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2। आंसर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आगे बढ़ जाए, हो जाएगा ना?
पक्का? सीरीज में है ना ये, सीरीज में किस तरीके से जोड़ते हैं, क्लियर हो गया। और एक नई चीज सीखने को मिली जिसको हम कहते हैं इफेक्टिव मास। इफेक्टिव मास इस तरह की सिचुएशन में लाते हैं जब दोनों ही ऑसिलेट कर रहे हैं एक साथ। अब दो मास को इकट्ठा कैसे दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे। इसको बाकायदा सॉल्व करने का पूरा तरीका होता है। हाल फिलहाल तुम्हारा इतने से काम चल जाएगा क्योंकि ये सिचुएशन ओरिएंटेड है, मतलब एक ही जगह की बात है इस चैप्टर में और तुम्हें नहीं मिलने वाला। तो सिचुएशन ओरिएंटेड चीजें हैं जिनको हम थोड़ा बहुत याद कर सकते हैं। ओके, अब शायद मैंने नहीं रखे। अब और क्वेश्चन देखते हैं हम, डायरेक्ट सीधी बुक से ही देखते हैं। ये था ये वाला क्वेश्चन, 2021 25 जुलाई शिफ्ट 1 में आया था। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं। चलो ये करो, ये है क्वेश्चन हमारा, ये वाला दो आइडेंटिकल स्प्रिंग वाला। कंसीडर टू आइडेंटिकल स्प्रिंग्स ईच ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट कैपिटल के एंड नेग्लिजिबल मास। दोनों के मास नहीं है, दो आइडेंटिकल स्प्रिंग हैं, दोनों के स्प्रिंग कांस्टेंट के हैं, नेग्लिजिबल मास है एज कंपेयर टू मास कैपिटल एम एज शोन। डायग्राम दिखा दें, ये डायग्राम है, कैपिटल एम लटका रखा है, दो फिगर दिए गए हैं, टेंशन ए टेंशन बी ऐसे करके बात हो रही है हमारी। फिगर 1 shows one of them and figure 2 shows their series combination. Identical springs है, series combination. The ratio of time period of oscillation of the two SHM is TA upon TB is equals to under root x where value of x is। बड़ा छोटा सा ये तो सिंपल नहीं हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन केवल, क्यों बच्चों, है ना। तो तुम लोग थोड़ा सा अपने में कॉन्फिडेंस बना के रखा करो, पेपर ऐसे मुश्किल नहीं आता। शॉर्ट नोट्स तुम्हारे सही हैं और क्लास नोट्स में तुम ईमानदारी से पढ़ रहे हो तो फिर हो जाता है। बहुत सारी चीजें क्लास नोट से मिल जाएंगी तुम्हें, डायरेक्ट चीजें हैं ना ये। तो तुम क्लास नोट ढंग से पढ़ो, कई चैप्टर तो क्लास नोट से ही हो जाते हैं पूरे, कई चैप्टर में से बाहर से आता ही नहीं है। अरे अगर ये k है, ये भी k है, सीरीज में है, तो k/2 नहीं हो जाएगा। तो यहां पर हो गया k/2, यहां पर हो गया k, दोनों में मास सेम लगा है, t बराबर 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k। यहां पर आएगा m अपॉन k, यहां पर आएगा अपॉन k/2, 2 ऊपर चला गया तो अंडर रूट 2 रेशियो नहीं हो गया, मतलब ये वाला इस वाले से अंडर रूट 2 टाइम्स ज्यादा होगा। मतलब जो दोनों के साथ है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट गिर गया ना, स्प्रिंग कांस्टेंट अगर तुम्हारा गिर जाएगा तो टाइम पीरियड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। कितना बढ़ गया, टीवी अंडर रूट 2 टाइम्स बढ़ गया, तो हमारा आंसर आएगा अंडर रूट 2। तो एक्स की वैल्यू पूछिए कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ओके समझ गया ना। अरे बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, तुम लोग भरोसा नहीं करोगे कितने आसान क्वेश्चन भी आते हैं। हिम्मत नहीं हारनी होती है, लास्ट दिन तक पढ़ाई करते रहो, तुम्हारा हो ही जाएगा। ये देखते हैं, टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज कैपिटल टी इनसाइड अ लिफ्ट। लिफ्ट वाले बात करी थी मैंने कल। व्हेन द लिफ्ट इज स्टेशनरी, इफ द लिफ्ट मूव्स अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन g/2, देन द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम विल बी, कितना हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, t बराबर 2 पाई अंडर रूट L बाय जी। जी की जगह जी इफेक्टिव लिखेंगे अभी हम। तो यहां पर जो जी है, लिफ्ट जब रुकी हुई थी तो इफेक्टिव जी ही है, और जब ये ऊपर एक्सेलरेट कर रही है, ऊपर कर रही है, इफ द लिफ्ट मूव्स अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन जी, किधर एक्सेलरेट कर रही है, ऊपर, तो इफेक्टिव कितना हो जाएगा, जी प्लस g/2। रे नहीं समझ में आ रहा, ऊपर एक्सेलरेट करेगी तो सूडो फोर्स नीचे लगेगा ना उस पर,
तो कितना आ जाएगा हमारा g प्लस जी बाई टू, यानी कि 3g/2। ठीक है, 2 ऊपर चला जाएगा तो जो रेशियो आएगा √2/3 का आएगा। बिल्कुल सही, जो नया वाला टाइम पीरियड होगा पुराने वाले के √2/3 टाइम्स हो जाएगा, है ना। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बताना चाह रहा हूं। अगर तुम अपनी ईमानदारी करोगे तो बहुत कुछ अच्छा होगा, ईमानदारी से बस। ये सब PYQ हैं, ये सब नीट लायक भी हैं, जो मैं बता देता हूं कि नीट लायक कौन सा नहीं है, तैयार रहा करो। सीरीज पैरेलल के हो गए बहुत सारे। ये भी बताया था कल, क्या बताया था, इसको कैसे करोगे, इसका टाइम पीरियड क्या निकालोगे। कौन सा कनेक्शन हो गया ये, सीरीज कनेक्शन है पैरेलल कनेक्शन है। क्या कैसे पता चलता है सीरीज कनेक्शन है, क्या बराबर होता है सीरीज कनेक्शन में, फोर्स सेम लगता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हाँ डिस्प्लेसमेंट सेम होता है। सीरीज कनेक्शन में क्या सेम होता है, फोर्स सेम होता है। पैरेलल कनेक्शन में क्या सेम होता है। तो यहां पर हम, और हाँ मैंने ये भी बता ही दिया था कल कि अल्फा पुल्फा इनका आपका कोई फर्क नहीं पड़ता स्प्रिंग को, जी ग्रेविटी एक्सेलरेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता, स्पेस में इधर उधर सब जगह ये बढ़िया काम करता है। तो आपको यहां पर कनेक्शन है पैरेलल, तो k प्लस के हो जाएगा 2k, तो आंसर कितना आएगा, t बराबर 2π√m/k, k की जगह 2k, आंसर हो गया। ठीक है ना। और शायद यहाँ फ्रीक्वेंसी वगैरह कुछ निकालनी होगी, मैंने तो क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, ऐसे ही कह रहा हूँ मैं तो। द एक्सेलरेशन, ये तो दूसरा है। Body of mass m is held between two masses spring and smooth. The free ends of the spring are attached to the spring if each spring constant k, then frequency of frequency है 1/time period। चलो ये भी देखो 2k 4k आ जाएगा, है ना, 4 बाहर आ जाएगा, 2 मिलेगा तो 2π का पाई कट जाएगा, ये आंसर आ जाएगा सी वाला। एक चीज होती है जिसको कहते हैं अपन सेकंड पेंडुलम। क्या कहते हैं, सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है 2 सेकंड। सिंपल पेंडुलम मतलब पेंडुलम, ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड हो 2 सेकंड, तो उस पेंडुलम को क्या कहते हैं हम, सेकंड पेंडुलम। हाँ मतलब जो घड़ी वाला पेंडुलम होता है, घड़ियों में नीचे लगता है, तो देखो उसे एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाने में आधा टाइम पीरियड लगेगा, तो 1 सेकंड लगता है, फिर वापस आने में फिर 1 सेकंड। तो जो पेंडुलम वाली घड़ी होती है वो ऐसे करती है, टिक 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 टिक, हर 1 सेकंड पे करती है, लेकिन उसका पूरा टाइम पीरियड हो जाता है 2 सेकंड। समझ में आया। सेकंड पेंडुलम किसे कहते हैं, किसे कहते हैं सेकंड पेंडुलम, जिसका ऐसा पेंडुलम जिसको एक पूरा ऑसिलेशन करने में 2 सेकंड का समय लगता है। तो अभी क्वेश्चन पढ़ो, इफ द टाइम पीरियड ऑफ अ 2 मीटर लॉन्ग सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकंड। खैर यहाँ पर तो कोई सेकंड पेंडुलम जैसी कोई बात ही नहीं थी, पर मुझे 2 सेकंड है तो याद आ गया। एक आध बार क्वेश्चन में सेकंड पेंडुलम बोल दिया गया डायरेक्ट, तो फिर आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन की परेशानी हो सकती है ना वहां पर। तो सेकंड पेंडुलम बोला है तो टाइम पीरियड 2 सेकंड दिया, मतलब इसी क्वेश्चन में बोल सकते थे इफ द टाइम पीरियड ऑफ अ 2 मीटर, नहीं ऐसे बोल सकते थे फॉर अ सेकंड पेंडुलम लेंथ इज 2 मीटर। चलो पढ़ते हैं आगे। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द प्लेस वेयर पेंडुलम इज एग्जीक्यूटिंग SHM इज t बराबर 2π/L/g। ठीक है ना, कर लोगे, आगे बढ़ जाएं। ठीक है भाई। अच्छा ये वाला थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है देखने में, लग रहा है क्या तुम लोग को अच्छा। 58 इन द गिवन फिगर मास कैपिटल M इज अटैच्ड। पहले क्वेश्चन पढ़ लें फिर डायग्राम देख लें, डायग्राम देख, चलो करो जल्दी से। बोल रहे हैं गिवन फिगर मास कैपिटल M इज अटैच्ड टू हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग व्हिच इज फिक्स्ड ऑन वन साइड टू अ रिजिड सपोर्ट। स्प्रिंग रिजिड सपोर्ट से फिक्स एक तरफ। Spring constant of spring is K. Mass oscillates on a frictionless surface with time period capital T and amplitude capital A. बहुत सारी चीजें दे रखी हैं। When mass is in equilibrium position as shown in the figure, another mass small m is gently fixed upon it. इसका मतलब है कि उसको क्या किया हमने, धीरे से रख दिया। धीरे से रखने से क्या होगा कि बस उसका ओवरऑल मास बढ़ जाएगा, फिक्स कर दिया।
ऐसा भी नहीं है भाई साहब कि वो फ्रिक्शन की वजह से साथ में है, वो क्यों साथ में है, क्योंकि फिक्स कर दिया उस पर, ठीक है ना। द न्यू एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन विल बी, ऑसिलेशन का नया एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, कब रखा, जब वो अपनी मीन पोजीशन पे था। समझ में आया कि नहीं, कैसे करोगे इसको तुम, ये है पहले एम्पलीट्यूड उसका कुछ रहा होगा, बाद में क्या एम्पलीट्यूड हो जाएगा, एम्पलीट्यूड पहले ए था, बाद में क्या हो जाएगा, कैसे करोगे, क्या तुम्हारे दिमाग में विचार आता है क्वेश्चन को देख के। नेट मास एम प्लस एम हो जाएगा, टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा। टाइम पीरियड से कैसे निकाल लोगे एम्पलीट्यूड, कौन से फॉर्मूले में टाइम पीरियड में एम्पलीट्यूड आता है, टाइम पीरियड के किस फॉर्मूले में एम्पलीट्यूड आता है, बताओ ना मुझे बताओ, टाइम पीरियड के किस फॉर्मूले में एम्पलीट्यूड आएगा, सोचो सोचो। हमें क्वेश्चन में टाइम पीरियड दिया है पहले, जब अकेला कैपिटल एम था, इससे हमें दिया है टाइम पीरियड दिया है और एम्पलीट्यूड दिया है। फिर से क्वेश्चन पढ़ें, फिर से पढ़ो। क्वेश्चन दिया है हमें, इन द गिवन फिगर अ मास कैपिटल एम इज अटैच्ड टू अ हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग व्हिच इज फिक्स्ड ऑन वन साइड टू अ रिजिड सपोर्ट, स्प्रिंग कांस्टेंट K, mass oscillates on frictionless surface with time period capital T, amplitude capital A. When the mass is in equilibrium position as shown in figure, another mass small m is gently fixed upon it, the new amplitude of oscillation will be. अब तुम बस सोचते रहो कि किस फॉर्मूले में ये इंफॉर्मेशन आएंगी नई वाले के लिए, कैसे सेट बैठेगा, क्या कर सकते हैं हम, जो तुम्हारे दिमाग में आए वो बोल बोल के मुझे बताओ, फिर मैं बताऊंगा कि उससे होगा कि नहीं होगा, और है तो तुम सही रास्ते पे हो कि नहीं हो। बताओ जल्दी, सोच सोच के जल्दी जल्दी बताओ तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है। इनिशियल कोई फेज नहीं दिया, लेकिन उन्होंने बोला है कि वो व्हेन द मास इज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन बोले तो फेज 0 है, उस जगह पर सोन इन फिगर अनदर मास स्मॉल एम इज जेंटली फिक्स्ड ऑन इट। आप समझ गए, मास क्या था, मतलब पोजीशन फेज 0 है तब किया ऐसा, समझे। तो फेज से उतना कुछ फर्क पड़ नहीं रहा है, यहां पर पड़ेगा भी तो देखना पड़ेगा कैसे फर्क पड़ेगा। क्या आइडिया आ रहा है तुम्हारे दिमाग में, मुझे बोलना पड़ेगा, बोलो तो क्या आइडिया आ रहा है। कोई आइडिया नहीं आ रहा, मैं बताऊं, कुछ आइडिया आ रहा तो बोलो ना, गलत होगा सही होगा वो देख लेंगे। टाइम पीरियड निकाल ले, नया वाला निकाल लिया, मान लो 2 पाई अंडर रूट एम प्लस एम अपॉन के हो गया, फाइन, टी डैश हो गया, x इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस, उससे ओमेगा बदल जाएगा। क्या देख लोगे, x निकलेगा ना रैंडम t टाइम पर, वो इक्वेशन में तो x और t वैल्यू वेरिएबल है, तुम ए डैश कहां से निकालोगे, तुम्हें ओमेगा निकल गया, इक्वेशन एम्पलीट्यूड, नया एम्पलीट्यूड निकालना है ना हमें, नहीं बन रही बात, वो जो रास्ता तुम अपना रहे नया टाइम पीरियड निकाल के उससे कुछ कर रहा है वो नहीं बन रही। और बताओ, और सोचो, जल्दी सोचो। क्या बोलो बोलो, तो हाँ, तो वेलोसिटी कितनी है उसकी, क्या मास नहीं था, मास कब रखा, मीन पोजीशन पे, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी होती है, पक 0, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी 0 हो गई, वो चलेगा क्या, मैक्सिमम होती है, कितनी होती है, प्लस माइनस ए ओमेगा, ए स्क्वायर नहीं होता, वो एक्सेलरेशन होता है, और वो भी एक्सट्रीम पे क्या होता है, ए ओमेगा, स्पीड कितनी होगी उसकी, ए ओमेगा, फिर क्या करोगे, हाँ ओमेगा तो टी से निकल गया ना, 2 पाई अपॉन टी हो गया, फिर क्या करो, ए भी दिया है हमें, तो हमारा आ गया ए 2 पाई ए अपॉन टी हो गया वी। अब क्या करोगे इस वी का, क्या
क्या बात कर रही हो तुम? एक्सेलरेशन तो बदलेगा ना हर जगह, हर पोजीशन पे एक्सेलरेशन नहीं बदलेगा। आया ना समझ में मैं क्या कहना चाह रहा हूं? चर्चा ही हमारे लिए रास्ता खोलती है सवाल सॉल्व करने का। तुम लोग चर्चा करोगे, अपनी परेशानियां बोलोगे तो हो सकता आ जाए। ये अच्छा नहीं बना क्या? ठीक है यार, काम चल जाएगा अपना। ये है, इस समय इसकी स्पीड तुम लोगों ने निकाल ली, कितनी है? ए ओमेगा। इस इंस्टेंट पर स्पीड है ए ओमेगा। क्लियर है? अब जैसे ही तुमने कुछ रखा इस पर, जैसे ही तुमने कुछ इस पर रखा तो उसकी स्पीड बदल जाएगी ना? क्या हो जाएगी? कैपिटल एम पहले से ही था, स्मॉल एम रख दिया तुमने, स्पीड क्या हो जाएगी, कैसे निकालोगे? देखो इस इंस्टेंट पर इस पर नेट फोर्स क्या है? ये मीन पोजीशन है ना, मीन पोजीशन पर नेट फोर्स क्या है? कोई बाहर से फोर्स तो नहीं लग रहा, तो बाहर से फोर्स नहीं लगता है तो उस इंस्टेंट पर मोमेंटम कैसा रहता है? कंजर्व्ड। कैसा रहता है? ये तो है बिना स्मॉल एम के स्पीड, स्मॉल एम के बाद उसी इंस्टेंट पर, उसी इंस्टेंट उसकी स्पीड अचानक से बदल जाएगी, अचानक से बदल जाएगी ना, लेकिन सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा। पहले सिस्टम का मोमेंटम कितना था? एम ए ओमेगा, बाद में सिस्टम का मोमेंटम क्या हो गया? एम प्लस एम इंटू वी। क्लियर है कि नहीं है? अब यहां से तुम्हारा तुम्हें क्वेश्चन में एम दिया है, ए दिया है, ओमेगा दिया है, तो वी निकल आया। बोलो हाँ या ना। अब जो v है वो इस सिस्टम के लिए मैक्सिमम पोजीशन, सॉरी मैक्सिमम स्पीड हो गई। बोलो हाँ या ना। तो ये जो मैक्सिमम स्पीड है उसको हम क्या लिख सकते हैं? ए डैश ओमेगा डैश। बोलो हाँ या ना। एम ए ओमेगा अपॉन एम प्लस कैपिटल एम। क्या आप ओमेगा डैश निकाल सकते हो अभी टाइम पीरियड से? t बराबर कितना आएगा? 2 पाई अंडर रूट एम प्लस एम अपॉन के। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो यहां से ए डैश की वैल्यू तुम्हारी आ गई कैपिटल एम ए ओमेगा अपॉन एम प्लस कैपिटल एम इंटू ओमेगा डैश। ओके, क्वेश्चन में एम दिया है, ए दिया है, ओमेगा की जगह हम 2 पाई अपॉन कैपिटल टी रख देंगे, एम प्लस एम को छेड़ नहीं सकते, और ओमेगा डैश की जगह 2 पाई अपॉन क्या रख देंगे? ओमेगा डैश की जगह 2 पाई अपॉन टी डैश। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, टी डैश ऊपर चला गया, तो एम ए अपॉन स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। अब टी डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के, तो एम की जगह आएगा एम प्लस स्मॉल एम अपॉन के, और नीचे वाले टी की जगह क्या लिखेंगे? 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के, तो खाली कैपिटल एम अपॉन के आ जाएगा, तो 2 पाई से इधर 2 पाई कट गया, अंडर रूट के से अंडर रूट के कट गया, यस और नो? और देखो m प्लस एम अंडर रूट था, ये अंडर रूट में कट जाएगा, तो क्या आ रहा है? एम ए अपॉन अंडर रूट में m प्लस एम, और एक साथ में अंडर रूट एम, अंडर रूट कैपिटल एम है ही, तो ये अंडर रूट कैपिटल एम भी तो कट रहा है इससे, तो ऊपर अंडर रूट एम बच रहा है, तो ये आंसर हो गया अपना अंडर रूट एम अपॉन एम प्लस कैपिटल एम इंटू ए। ये हो गया ए डैश। के बच्चा लोग नहीं आया समझ में? हमने वहीं बहुत कुछ कर दिया, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए हमने किया क्या। हमने क्या किया, जब ये था तो इसकी स्पीड थी ओमेगा, अचानक से ये आ गया तो इसकी स्पीड अचानक से बदलनी पड़ेगी, यस और नो? हम चाहते तो यहां पर फिर कंजर्वेशन ऑफ वो भी लगा सकते हैं एनर्जी, क्योंकि अब स्प्रिंग कंप्रेस होगी तो ये जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ के एक्स स्क्वायर में बदल जाएगी पूरी की पूरी, तो वहां से भी अपन निकाल सकते हैं डायरेक्ट। मैंने ये रास्ता चुना, आप ये रास्ता ना चुन के कौन सा रास्ता चुन सकते थे? कंजर्वेशन ऑफ
देखो 1 सेकेंड में निकलता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। इसके पास स्पीड हो गई v, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ m प्लस एम वी स्क्वायर। वो उधर सबसे लास्ट में जाकर के किसके बराबर हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ के ए डैश का स्क्वायर। सॉल्व करोगे आंसर नहीं आ जाएगा? आएगा कि नहीं आएगा? जब आप इधर सॉल्व कर दोगे वी स्क्वायर की वैल्यू आप क्या लिखोगे? एम ए ओमेगा अपॉन एम प्लस एम। अब कर लो, मतलब आ जाएगा। ठीक है ना? आप क्लियर हो इस बात से? सभी को समझ में आ गया कि हमें किस तरीके से ये क्वेश्चन करना है? तो इस तरह क्वेश्चन में कई बार और जमीन में जाना पड़ता है और देश में जाना पड़ता है। मतलब ऐसे क्वेश्चन फिर लोगों को टफ लगते हैं। टाइम होता है कम। ऐसा थोड़ी है कि तुमको हम कह दें कि कल तक ये क्वेश्चन करके लाना, तुम नहीं कर पाओगे। कर ही लोगे, बिना देखे भी कर लोगे। थोड़ा बहुत देखोगे, इधर उधर सोचोगे, मेहनत करने की कोशिश करोगे, पुराने वाली याद करोगे क्या पढ़ा था हमने, कहीं ना कहीं तुम टाइम मिलेगा तो तुम कर लोगे। बुद्धिहीन नहीं होता है आदमी, समय की बात होती है बस। प्रैक्टिस हमें इसीलिए कराई जाती है कि हम गिवन समय पे काम कर लें। 2 मिनट का टाइम मिला है, 2.5 मिनट का टाइम मिला है, तो ऐसे क्वेश्चन तभी हो पाते हैं जब आप ऑलरेडी सोच सोच करके बैठे हो कि और क्या पूछा जा सकता है। समझे कि नहीं समझे? अब इसी क्वेश्चन में आपको ऐसे रख के फ्रिक्शन वगैरह नहीं पूछ सकता था कि एक ब्लॉक इनके बीच में फ्रिक्शन का कोफिशिएंट कुछ है और हमने दिया और बताओ वो फिसलेगा कि नहीं फिसलेगा और कब फिसलेगा, कितना फ्रिक्शन हो कि वो ना फिसले, साथ में ही चलता रहे। नहीं हो सकता? तो बिल्कुल हो सकता है। आया भी एक क्वेश्चन, वो ऐसा क्वेश्चन आया, मैं बता रहा हूं। उसमें क्या था? एक स्प्रिंग थी, ठीक है, उसका एक प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ था, उस पर एक ब्लॉक रखा था। क्वेश्चन पूछा गया था, इसको हम ऐसे नीचे करके छोड़ देंगे तो कब उसका जो कांटेक्ट है इसके साथ टूट जाए, कांटेक्ट टूट जाएगा। फ्रिक्शन तो एग्जैक्टली नहीं पूछा था, लेकिन कांटेक्ट टूट जाएगा वाली बात है। तो कांटेक्ट कब टूट जाएगा? जब उसका वेट वो वेटलेस हो जाएगा, यानी कि उस पर जो सूडो फोर्स लग रहा होगा, देखो ये ऑसिलेट करेगा तो ब्लॉक एक्सेलरेटेड फ्रेम में हो गया तो सूडो लगेगा, तो जब सूडो उसके वेट को काउंटर कर देगा तभी उसका कांटेक्ट टूट जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया तुम लोगों को? क्वेश्चन है एक स्प्रिंग है के, ये फलाने इसके साथ इसको रख करके ऑसिलेट कर रहे हैं, आपको बताना है कब सिस्टम का, कब इस स्मॉल एम का इस प्लेटफॉर्म के साथ कांटेक्ट टूट जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो वो कब टूट जाएगा वाला आपको ढूंढना पड़ेगा। तो ऊपर जाएगा फिर नीचे ऐसे है। जब ये प्लेटफॉर्म अपने ऊपर होगा तो इस पर एक्सेलरेशन किधर लग रहा होगा? नीचे। और जब नीचे होगा तो एक्सेलरेशन किधर लग रहा होगा? यानी कि ये प्लेटफॉर्म के एक्सेलरेशन हो गए। इस स्थिति में हमारे ब्लॉक पर जो फोर्स लग रहे होंगे वो लग रहे होंगे नीचे mg और ऊपर ma और नॉर्मल रिएक्शन। और जब वो नीचे होगा तब हमारे ब्लॉक पर फोर्स लग रहे होंगे क्या? नीचे mg और नीचे ही और ऊपर नॉर्मल रिएक्शन। तो इस जगह पर नीचे तो जब जब एक्सेलरेशन उसका ऊपर की तरफ है तब तो कांटेक्ट टूटने का बात ही नहीं बनता। कांटेक्ट कब टूटेगा? जब mg और ma आपस में, अगर mg और ma बराबर हो गए तो नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाएगा। नहीं आई मेरी बात समझ में? अगर mg और ma बराबर हो गए तो नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन 0 का मतलब कांटेक्ट नहीं है। आया समझ में? तो a की वैल्यू कितनी होनी पड़ेगी? g के बराबर होनी पड़ेगी। और एक्सेलरेशन, मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होता है हमारा? माइनस ओमेगा स्क्वायर ए या प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, मतलब ओमेगा स्क्वायर ए मैग्नीट्यूड होता है। इसकी वैल्यू g के बराबर हो, ओमेगा के क्या हो जाएगा? 2 पाई अपॉन टी। टी कैसा हो जाएगा? 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के। समझ में आया तुम्हें क्या करना है? यहां पर मैं क्या बता रहा हूं आपको, एसएचएम में और चीजें भी घुसा सकते हैं। इसी सवाल में फ्रिक्शन घुसा सकते थे बड़े आसानी से, बड़े आसानी से। यस और नो? घुसा सकते हैं। तो तैयार रहना इन सब चीजों के लिए। आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन में वर्क पावर एनर्जी घुसाएं तो वो तो ऑलरेडी उसमें जुड़ी हुई है, एनर्जी कंजर्वेशन तो हम नहीं लगाया था। फोर्स वगैरह और घुसा सकते हैं, मोशन घुसा सकते हैं, मोशन तो हम ऑलरेडी कर ही रहे हैं, तो थोड़ा बहुत और एक्स्ट्रा कर सकते हैं
ज्यादा उसमें कुछ नहीं होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक घुसा देंगे, कैसे, ग्रेविटी लगी रहा है, उस जो भी चीज ऑसिलेट कर रही है उसको चार्ज और बोल दिया उन्होंने, ले चार्ज है, क्या दिक्कत है हमें, नेट फोर्स बदल जाएगा, उसका मीन पोजीशन बदल जाएगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऑसिलेशन करता रहेगा वो, है ना? कोई प्रॉब्लम? सभी को किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो बताएं। तो ठीक है, फिर क्लास खत्म करते हैं हम। ओके भाई, वेलकम।